इन दोस्तों स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का मॉक टेस्ट। टोटल 25 क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट के अंदर रहेंगे मिक्स चैप्टर्स के, और ये सारे क्वेश्चंस आपके TCS ने 2022 के लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर पूछे हैं। ये जो मॉक टेस्ट है आपके लिए एक आई ओपनिंग की तरह काम करने वाला है। जो भी कोर्सेज आपने AWTPO के साइंस के परचेज कर रखे हैं वो केवल आपने उनका फेस देखकर परचेज कर रखे हैं। आपने ये नहीं देखा कि सिलेबस के अंदर कौन से चैप्टर मेंशन है और क्या वो टीचर वहाँ पर पढ़ा रहा है, तो आप बिल्कुल ही अंधेरे में हो। ऐसे ही क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ ये ही TCS यहाँ पर पूछने वाला है AWTPO के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपने कहीं से भी साइंस का कोर्स परचेज कर रखा है तो पहले अपना सिलेबस देखिए और फिर वो देखिए टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट लगता है तो सीधा आप टीचर को रिपोर्ट कीजिए कि सर ये सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें सिलेबस हमारा कंप्लीट करवाएं। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट को आपको पूरा यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। दोस्तों अगर आप HC मिनिस्ट्रियल या AWTPO के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप रैंकस IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो मॉक टेस्ट हैं आपको AWTPO और HC मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन दिलवाने में 100% हेल्प करेंगे। ये मेरी गारंटी रही है आपसे। और हमने आपके लिए साइंस भी चला रखी है जिसके अंदर हमने 5 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 6 चैप्टर्स हम थर्मोडायनेमिक्स का जल्द ही आपके लिए अपलोड कर देंगे। दिल्ली पुलिस HC मिनिस्ट्रियल या AWTPO का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं @DPSC 2022 और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैटलिस्ट टॉपिक है जो आपका सिलेबस के अंदर मेंशन है, उससे क्वेश्चन आपका लिया गया है और 2022 के अंदर TCS ने पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैटलिस्ट इज फॉल्स? उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वीडियो को पॉज करके इसके आंसर तक आपको पहुंचना है। फर्स्ट है आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटलाइज द रिएक्शन। सेकंड है आपका द कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। सी ऑप्शन आपका द कैटलिस्ट इनिशिएट द रिएक्शन। डी ऑप्शन आपका कैटलिस्ट आर अनचेंज्ड बाय मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक द्रव्यमान और रासायनिक संरचना द्वारा अपरिवर्तित होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैटालिस्ट इनिशिएट द रिएक्शन। ये जो स्टेटमेंट है कैटालिस्ट के रिगार्डिंग ये आपकी गलत यहाँ पर हो जाएगी। यह रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, लेकिन कई बार रिएक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं कर देता है। तो यही आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगी। कैटालिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन बट समटाइम्स जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है जब तक कैटालिस्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं कर देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके कैटलिस्ट के। फर्स्ट आपका ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटलाइज द रिएक्शन। कैटलिस्ट की एक छोटी सी मात्रा ही सफिशिएंट होती है आपकी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। ठीक है, लेकिन सम केसेस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो आपकी होती है वो डिपेंड करती है आपकी कैटलिस्ट पर। सेकंड दे रखा है द कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रिएक्शन को ले जाने में हमारी हेल्प करता है, तो ये स्पेसिफिक नेचर का एक होता है। सी ऑप्शन आपका द कैटलिस्ट इनिशिएट द रिएक्शन, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका कैटलिस्ट आर अनचेंज्ड बाय मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। एंड ऑफ रिएक्शन जब आपका होता है तो उस टाइम पर कैटालिस्ट का जो मास और केमिकल कंपोजिशन होता है वो अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, इसकी फिजिकल स्टेट लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया आरंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण कहां पर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैथोड, बी ऑप्शन है बोथ, सी ऑप्शन आपका नाइदर एट कैथोड नोर एट एनोड, और डी ऑप्शन है आपका एनोड। चलिए इसका राइट आंसर बताइए।
तो दोस्तों ऑक्सीडेशन जो आपका होता है, जब आपकी प्रोसेस होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, उस टाइम पर ऑक्सीडेशन आपका होता है एनोड पर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एनोड पर आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका फेरस आयंस के अंदर, और जो आपके उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो कैथोड पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन जो होगा वो एनोड पर होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगी। ठीक है दोस्तों, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आने वाले टाइम के अंदर सारे चैप्टर्स मैं आपको करवाने वाला हूं, तो कोई भी किसी भी तरह का आपको डिमोटिवेशन यहां पर नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपसे सोल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी हो रहे हैं तो हम आने वाले टाइम के अंदर सारे कंसेप्ट आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान पिघला हुआ NaCl। फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है Cl नेगेटिव रिड्यूस्ड एट एनोड, सेकंड ऑप्शन है Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज्ड एट कैथोड, सी ऑप्शन है Na पॉजिटिव ऑक्सीडाइज्ड एट कैथोड, और डी ऑप्शन है Cl2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, तो बताइए इसका आंसर। दोस्तों जब हम सेल की अरेंजमेंट करते हैं तो एनोड को कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल पर और कैथोड को किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल पर। जब डिकम्पोजिशन होता है NaCl का तो NaCl आपका टूटता है Na पॉजिटिव के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर। पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये अट्रैक्ट करेगा आपका Cl नेगेटिव को, और कैथोड जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल है ये अट्रैक्ट करेगा हमारा Na पॉजिटिव को। ठीक है, तो एनोड वाला जो हमारा टर्मिनल होता है वो Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डोनेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होने से Cl2 गैस आपकी बनती है, और कहाँ पर बनती है, ये आपकी एनोड पर बनती है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी, Cl2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। ये इसका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बन जाएगी आपकी। अगर आपने डी ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4, पी टाइप सिलिकॉन को डोपिंग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। द पी टाइप सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन बाय डोपिंग विद। ये क्वेश्चन हमने सेम मॉक टेस्ट के अंदर भी डाल रखा था। ठीक है, तो जिन्होंने भी मॉक टेस्ट परचेज कर रखे हैं वो इसका आंसर आराम से बता देंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी यानी कि जिनकी भी वैलेंसी 3 होती है उनके साथ डोप किया जाता है, जैसे आपके एल्यूमिनियम हो गया और बोरोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पी टाइप के सिलिकॉन को ऑब्टेन किया जाता है डोपिंग करके, किसके साथ? बोरोन के साथ। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर आपसे अगर एन टाइप का पूछे तो यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम को पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज़ के द्वारा डोप किया जाता है, जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया या फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, पेंटावैलेंट का मतलब यानी कि जिनकी वैलेंसी 5 होती है उनके साथ डोप करके एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, बोरोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। लेंज लॉ आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, यह इंड्यूस्ड करंट का ऑलवेज अपोज करता है जिससे वह प्रोड्यूस हुआ है, तो इसी को क्या बोलते हैं? लेंज लॉ। ठीक है, जो भी इंड्यूस करंट होता है वो हमेशा अपोज करता है जिससे उसको प्रोड्यूस किया गया है, तो वही लेंज लॉ होता है। और ये आपका काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा अगर आपने दिया है तो। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला मॉडरेटर यानी कि मंदक कौन सा है? द मॉडरेटर कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट आर। तो कौन से होते हैं? आसान क्वेश्चन है, तो D2O और ग्रेफाइट। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट के अंदर यूज किए जाते हैं आपके D2O और ग्रेफाइट। ऑप्शन डी आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट, संक्रमण धातु और उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इस विशेषता को उनके
किसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट्स एज कैटलिस्ट, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी एट्रीब्यूटेड टू देयर। तो इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों ट्रांजिशन मेटल के अंदर एबिलिटी होती है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को अडॉप्ट करने की, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सारे आपके कैटलिस्ट की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है अडॉप्ट करने की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जेनर डायोड में बनने वाला अवक्षय परत की चौड़ाई निम्न से कम होती है। द डिप्लीशन लेयर विड्थ फॉर्म्ड इन जेनर डायोड इज लेस देन। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये। तो जेनर डायोड के अंदर जो आपकी अवक्षय परत होती है उसकी चौड़ाई आपकी 10⁻⁻6 मीटर से कम होती है, ठीक है। ऑप्शन सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको नीट एंड क्लीन में करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी उठाइए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। पूरी तरह से मुझ पर भी डिपेंड आपको नहीं रहना है, किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है। सिलेक्शन आपको लेना है, सैलरी आपको लेनी है। नेक्स्ट, द सेमीकंडक्टर यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल लाइट्स एलईडीज मस्ट एट लीस्ट हैव ए बैंड गैप ऑफ। दृश्यमान एलईडी के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक में कम से कम कितना बैंड गैप होना चाहिए? तो सेमीकंडक्टर क्वेश्चन है, तो इनके अंदर जो बैंड गैप कम से कम वो होना चाहिए वो है 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनके अंदर कम से कम आपका बैंड गैप होना चाहिए, ठीक है, जो फैब्रिकेशन ऑफ एलईडीज के अंदर हम यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक इंसुलेटर के वैलेंस और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल के क्रम का है। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ऑफ एन इंसुलेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है इंसुलेटर के अंदर? तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी के उपग्रहों द्वारा फसलों की वृद्धि का निरीक्षण करने के लिए किए गए डिटेक्टरों में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डिटेक्टर्स कैरिड बाई अर्थ सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स? तो डिटेक्टर्स के अंदर यहाँ पर यूज की जाती हैं इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड तरंगे, ठीक है, जिनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है कि ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स कितनी हुई है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कैटालिसिस? ये जब हम कैटलिस्ट करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको करवाने वाला हूँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने कितना पढ़ा था और क्या एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। दोस्तों आपके दो तरह कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव कैटालिसिस का एग्जाम्पल है, न कि पॉजिटिव कैटालिसिस का। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन, इसके अंदर क्या होता है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है ग्लिसरीन, इसीलिए इसको एक नेगेटिव कैटालिस्ट की श्रेणी के अंदर रखेंगे हम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अदर तीन जितने भी आपके बच गए हैं तीनों आपके पॉजिटिव कैटालिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट वाला आपका एक नेगेटिव कैटालिस्ट का एग्जाम्पल है, इसके अंदर ग्लिसरीन आपका रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट, विलियन सांद्रता का चालकता पर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द इफेक्ट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑन द कंडक्टेंस इज ट्रू?
बताइए इसका राइट आंसर। तो अगर आपने इसका ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर बनेगा। सांद्रता में कमी के साथ मोलर चालकता घटती है। ठीक है, अपनी साइंस वाली कॉपी के अंदर इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1 मोल जो आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, उसके अंदर वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज होती है। वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो कंसंट्रेशन के साथ, जैसे ही आपकी कंसंट्रेशन कम होगी मोलर कंडक्टेंस आपकी इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन अगर आपने आंसर दिया है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर और पास्कल के बीच में संबंध क्या है? यहाँ दोनों ही गैसीय दाब मापने का मात्रक हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड पास्कल? हियर बोथ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ गैसियस प्रेशर। तो यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है एटीएम और पीए के बीच में। ये आपका प्रेशर का क्वेश्चन है, प्रेशर आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो यहाँ पर जो इसका रिलेशन होता है वो होता है 1 एटीएम बराबर है 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट डाउन इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है और टीसीएस ने पूछा है। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग लंबाई जो आपकी वेवलेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। 2.5 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलो हर्ट्ज एंड ए वेवलेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ट्रैवल 2.5 किलोमीटर? सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल है आपके सामने। न्यूमेरिकल भी आपके सिलेबस के अंदर है और आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। सोल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता हूं इसका। दोस्तों यहाँ पर जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो है 4 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो 4 किलो हर्ट्ज को हम करेंगे सबसे पहले कन्वर्ट हर्ट्ज के अंदर, तो कितना हो जाएगा आपका 4000 हर्ट्ज। फिर आता है आपका वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आपकी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को हम करेंगे मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि हमारी स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो आपका मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.40 मीटर। डिस्टेंस आपका दे रखा है कितना 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2500 मीटर। अब हमें टाइम निकालना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये v नहीं है, आपका न्यू है। ठीक है, तो न्यू की वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 4000। ठीक है, लैम्डा कितना हमारा 0.40, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1600 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया c यानी कि स्पीड आ गई। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है आपका सॉरी टाइम, हमारा टाइम निकालना। तो टाइम हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हम निकालेंगे तो टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2500 मीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है 1600 मीटर। दोनों को आपस में काटापीटी करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.56 सेकेंड। ठीक है, तो टी हमारा आ जाएगा 1.56 सेकेंड। अगर आपने 1.56 सेकेंड इसका आंसर निकाला है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसको टाइम यहां पर लगेगा 2.5 किलोमीटर जाने में 1.56 सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl? निम्नलिखित में से कौन तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ये हम HCl H2SO4 में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए। जो भी एलिमेंट आपके बॉटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कॉपर ये हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होता है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन दोस्तों यहाँ पर पॉसिबल नहीं बन पाएगी। ठीक है, जो आपका कॉपर होता है वो HCl के साथ यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो H होता है वो Cu से ऊपर प्रेजेंट होता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन त्वरण के साथ समतल में गति का एक उदाहरण है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन विद ब्लैंक एक्सेलरेशन। जब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, यानी कि मोशन इन वन प्लेन के अंदर, तो इसके अंदर आपका क्या होता है जी कांस्टेंट होता है, और जी कांस्टेंट होने के कारण आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा यहाँ पर, जवाब दीजिए कांस्टेंट यानी कि नियत।
ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यह आपका मोशन इन वन प्लेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू? फर्स्ट आपके सामने, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग। यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है तो उसे गतिमान कहा जाता है। सेकंड दे रखा है, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। कुछ भी पूर्ण विराम या पूर्ण गति में नहीं है। तो इसका आंसर आपको फटाफट से बताना है। दोस्तों, जब भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो बॉडी मूव कर रही है। अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट के अंदर है वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। कुछ भी यहाँ पर एब्सोल्यूट रेस्ट के अंदर नहीं है, न ही एब्सोल्यूट मोशन के अंदर। एग्जाम्पल क्या है, बस में जो व्यक्ति बैठे हैं आपके, जैसे बस में व्यक्ति बैठे हैं तो वो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के रेस्ट में हैं। ठीक है, लेकिन जो रोड के साइड में व्यक्ति खड़ा है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वो मोशन के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। कुछ भी यहाँ पर एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन के अंदर नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपकी बन जाएंगी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दिया तो बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन? तो इसका आंसर आपको बताना है फटाफट से। फर्स्ट आपका बोथ एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। सेकंड आपका बोथ हैव सेम डायरेक्शन। सी आपका बोथ मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। डी आपका बोथ एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी। दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एक्ट करती हैं बॉडी वो अलग अलग बॉडी होती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर ये काम करता है। ठीक है, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है और जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है। तो पहले तीन जो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे पूरी तरह से गलत हो जाएंगी। ठीक है, ये वह करता है जो लाइन ज्वाइनिंग करती है बॉडीज़ को उसके अलोंग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन। दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन डी दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट, परिनालिका के लिए कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सोलेनोइड? आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट यहां पर दे रखा है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। एक परिनालिका के अंदर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, ऑप्शन ए अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इनसाइड ए सोलेनोइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। एक परिनालिका के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। इनसाइड द सोलेनोइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होती है। सी दे रखा आपका, ए सोलेनोइड इज मेड अप ऑफ मैग्नेट। एक परिनालिका चुंबक से बनी होती है। तो ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ये एक इंसुलेटेड वायर कॉइल होती है जो बनी होती है आपकी सॉलिड आयरन की, स्टील की और पाउडर्ड आयरन की। ठीक है, तो मैग्नेट की नहीं बनी होती है। डी ऑप्शन आपका दे रखा है, ए सोलेनोइड डज नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। एक परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करती। तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। ये बिहेव करती है लाइक मैग्नेट जब इसके अंदर से करंट को पास किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट यहाँ पर बन जाएगी। तो बी सी डी आपकी गलत स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनोइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षकों के रूप में नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव? तो हमने आपको करवा रखा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो इसका आंसर आप आराम से कर दोगे। दोस्तों, आपके दोनों फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं और हमें यहाँ पर पूछ रखा है कौन सा इसमें से फूड प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ना तो एक और न ही दो, दोनों आपके फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट?
बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है आपका कॉपर यानी कि तांबा। ऑप्शन ए आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका रहेगा। नेक्स्ट, मानव कान में ध्वनि की उपस्थिति वस्तुनिष्ठ रूप से निम्नलिखित में से किन मापदंडों द्वारा की जाती है? द अपीयरेंस ऑफ साउंड टू ए ह्यूमन ईयर इज ऑब्जेक्टिवली कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पर ध्यान में रखे जाते हैं? बताइए इसका आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है इसके अंदर, इंटेंसिटी का और वेव्स फॉर्म का, ठीक है, तरंगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो कौन सा आंसर बनेगा यहाँ पर? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी during the time a particle of mass 60 gram goes up on being thrown vertically upward with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। उस समय के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का पता लगाएं जब 60 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 10 मीटर पर सेकंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको पॉज करके यहाँ पर इसको सोल्व करने की कोशिश आपको करनी है। फटाफट मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ, ठीक है। मास आपको दे रखा है 60 ग्राम, तो 60 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कितना हो जाएगा? 0.06 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम के अंदर आपके 1/1000 ग्राम होंगे। तो 60/1000 करोगे तो 0.06 किलोग्राम आ जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 है। जब आपने उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी थी u। जब उसने एक हाइट अचीव कर ली है तो उस हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है जिसको बोलते हैं हम v, और वो रहेगी आपकी 0, ठीक है। ये जो हमारे पास वस्तु थी हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। उस टाइम पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 10 थी और इसने जब हाइट अटेन कर ली तो उस टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है हमारे पास? h। नीचे की तरफ जो भी साइन कन्वेंशन लेंगे वो नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ जो भी साइन कन्वेंशन लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है। अब आपको फटाफट से न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2s। v की वैल्यू हमारे पास 0 है, यू स्क्वायर एज इट इज रखेंगे प्लस में 2 एज इट इज। a हमारे पास नहीं है तो a की जगह हम रखेंगे क्या? g, और g की वैल्यू है यहाँ पर माइनस, तो माइनस जी इंटू में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? h, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास? यू स्क्वायर अपॉन में 2gh। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है? वर्क। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? mg इंटू में h, ठीक है। जी क्या है यहाँ पर? नेगेटिव, तो फार्मूला क्या बनेगा आपका? माइनस एम जी इंटू में एच। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनको फटाफट से पुट आउट कर दीजिए। एम कितना है आपका? -0.06। जी एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हमें जी से जी को काटना है, इंटू में एच की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम यू स्क्वेयर अपॉन 2g। जी से जी यहाँ पर आपका कट जाएगा, ठीक है। जी से जी यहाँ पर हमारा कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? यू स्क्वेयर की जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करेंगे। कितनी है? 10। 10 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा आपका? 100, ठीक है। और आपका नीचे क्या बचेगा? 2। नीचे 2 बच गया। अब इसकी काटा पिटी आपको करनी है, ठीक है। इस 100 से ये 2 पॉइंट्स आप कट जाएंगे, 2 से इसको काटेंगे जब आपके पास क्या आएगा? 3, और -3.0 जूल यहाँ पर वर्क डन आपका होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, -3.0 जूल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से सत्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? HCl H2SO4 के अंदर मैं करवा चुका हूँ, अगर आपने किया है वो तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। फर्स्ट आपका दे रखा है हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। HCl में हाइड्रोजन आयन जो आपके अणु होते हैं जल की उपस्थिति में बनते हैं। तो बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका आंसर देना फटाफट से। चलिए, तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोजन आयंस जो आपके होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है, जब HCl रिएक्ट करता है वाटर के साथ। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड आपका दे रखा है हाइड्रोजन आयन कैन एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन अकेले मौजूद हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही एग्जिस्ट यहाँ पर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है। अलोन एग्जिस्ट ये नहीं करते हैं आपके। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल
करेक्ट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है और आशा करते हैं आपकी थोड़ी सी आँख यहाँ पर खुली होगी किस टाइप के क्वेश्चन आपका टीसीएस पूछ रहा है और आप क्या पढ़ रहे हो उन टीचर्स के पास। तो आपको आज ही जिससे भी आपने कोर्स ले रखा है तो आप उनको रिपोर्ट कीजिए कि हाँ सर सिलेबस के अंदर ये मेंशन है, आप ये पढ़ाइए, फालतू का कूड़ा कचरा पढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टीसीएस बिल्कुल अप टू मार्क रहेगा, जो सिलेबस आपका मेंशन है डब्ल्यूटीपीओ के अंदर वही सिलेबस आपका आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये जो टीचर्स हैं ये फालतू का कूड़ा कचरा आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे टीचर्स को आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है, खुद की बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि 11th-12th आप करके आए हो, आपके पास साइंस थी ना कि आर्ट्स थी, तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज है कि कौन से चैप्टर्स आपके पास सिलेबस के अंदर दिए गए हैं और आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।